हेलो स्टूडेंट्स, क्विज चालू हो रहा है। विज्ञान मैराथन क्विज पार्ट 6। सो आप लोग रेडी हो जाइए खेलने के लिए। पहला क्वेश्चन है, यदि संसार के पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो भोजन, काष्ठ, ऑक्सीजन, वायु। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन से, और भोजन ये भी जरूरी है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत जल्दी मर जाता है लोग। बिना ऑक्सीजन के अभी 2-3 मिनट में साफ़ हो जाता है। कोरोना के काल में यही प्रॉब्लम बड़ा हो गया अभी। और ऑक्सीजन का अभी स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? इस्पात, कांच, ग्रेफाइट और पीतल। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का प्ररूप है, इसलिए यह मिश्रण नहीं है। मिश्रण का मतलब है एक से ज़्यादा पदार्थ मिलकर के बने हुए हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन अकेला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये केमिस्ट्री से था। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? मोसले ने, रदरफोर्ड ने, कनाद ने, डाल्टन ने। शायद रदरफोर्ड ने कहा है, देखते हैं। गलती हो गया, कनाद ने कहा था। अच्छा, कनाद ने हमारे यहाँ दार्शनिक थे, इन्होंने ऐसा कहा था। और सारे लोग मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, लेकिन कनाद दार्शनिक थे, इन्होंने कहा था अणु के बारे में। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्टोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़े के अध्ययन को। हर एक चीज़ के अध्ययन के लिए अलग अलग साइंस बनाया गया है, अभी डिपार्टमेंट टाइप का, तो लॉजी करके नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? अभी जो वायुमंडल गर्म हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड केवल ऑक्सीजन, CO2 और मीथेन केवल मीथेन। तो CO2 और मीथेन दोनों हो सकता हो, क्योंकि ग्रीन हरित कार्बन जो है ये इसी कारण होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है CO2 और मीथेन का प्रभाव है, कंबाइंड प्रभाव। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की क्या कहते हैं? निकेत, जीवाश्म, जीवजात, पारिस्थितिकी, पदछाप। अब इसको क्या कहा जाता है भाई? जीवाश्म कहा जा सकता हो, गलती है। पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। पैर के इतना जगह चाहिए मनुष्य को। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? सीसा, पारा, तांबा, कैडमियम। ये तो शायद कैडमियम हो। ये ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है, हार्ट अटैक वगैरह ये लाता है। कैडमियम बहुत खतरनाक होता है इसी कारण से। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? इसमें डर्मेटोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी मानव के जो जितने विज्ञान मतलब कि शरीर के जितने फंक्शन हैं, फिजियोलॉजी कहलाता है, कार्य विज्ञान। बायोकेमिस्ट्री रसायन हो गया। एनाटॉमी उसको कटिंग करके जो स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं कहलाता है। और डर्म का मतलब स्किन होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? मेसोफाइट, एपीफाइट, जीरोफाइट। जीरोफाइट कहलाता है। जीरोफाइट एक्स से शुरू होता है, XERO। जीरोफाइट जान लीजिए मरुभूमि से संबंधित होता है। हाइड्रो मतलब पानी होता है, पानी वाले जो पेड़ पौधे होंगे उसके लिए हाइड्रोफाइट्स होंगे। नाम से इंग्लिश नाम है इसका, नाम से अर्थ याद अगर रहेगा तो आप समझ जाएंगे। आनुवंशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल है।
ये चर्च में पादरी थे, इन्होंने मटर के पौधे पर पी जिसको कहते हैं उस पर रिसर्च किया और आनुवंशिकता के कई नियम दिए थे कि माता पिता से बच्चों में कैसे गुण जाता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है गुणों का। बाद में उसमें कई सुधार भी हुआ, लेकिन बेसिक नियम इन्होंने दिया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर ध्रुवीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय वनों में होना चाहिए, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो वन होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होगा, बहुत वर्षा भी होगा, तो हर तरह का वहाँ पर अनुकूल वातावरण मिलता है, ज़्यादा जीव वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और जीते हैं, इसलिए जैव विविधता ज़्यादा होता है वहाँ पे। विविधता का मतलब ज़्यादा वैरायटी वाले जीवों का होना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण, पानी से ऑक्सीजन का निकलना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, सूर्य से प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। तो ये सूर्य वाला होना चाहिए। सबसे पहले सूर्य प्रकाश पड़ता है पत्ते पर, क्लोरोफिल एक्टिव होता है, उसके बाद फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण वगैरह होता है, पानी से ऑक्सीजन निकलता है, फिर से बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है फिर। तो इस सब में बाद में समय लगता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चमगादड़, पक्षी, स्तन और मछली। पक्षी वाला शायद होना चाहिए, देखते हैं। पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसमें पक्षी का अध्ययन होता है, बर्ड्स का, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी। अभी ऊपर भी देखें कि अलग अलग विज्ञान का नाम अलग अलग है, जिसमें उसके काम के आधार पर नाम दिया गया है। तितलियों का अध्ययन कहलाता है पोलिनोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, इक्थियोलॉजी। ध्यान में तो इसका हमको याद नहीं आ रहा है, इक्थियोलॉजी हम मारते हैं, देखते हैं, गलती हो गया। लेपिडेटेरियोलॉजी है तितली का अध्ययन करना, ये लेपिडेटेरियोलॉजी है। चलिए ठीक है, गलती हो गया। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन संबंधित है? जेरेंटोलॉजी, जेरेंटा जो है ये वृद्ध संबंधित होते हैं, ओल्ड एज, तो वृद्धों का ये होता होगा। तो वर्ड अगर याद रहेगा तो आपको थोड़ा सा मीनिंग, तो आप उससे अर्थ समझ करके आंसर मार सकते हैं, दे सकते हैं करेक्ट आंसर आप। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। यांत्रिक मदद हेतु, भोजन हेतु, छाया हेतु, जल हेतु। भोजन हेतु हो सकता हो या यांत्रिक मदद हेतु होता हो। भोजन मारते हैं, गलती हो गया। यांत्रिक मदद हेतु एपीफाइट्स होते हैं, मतलब लत जो होते हैं ना, लता, वो किसी अन्य पेड़ पर लिपट करके उसके ऊपर चढ़े रहते हैं, तो वो एपीफाइट्स कहलाते हैं। वो बस हेल्प लेते हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि उनके तना में इतना जोर नहीं होता है, बल नहीं होता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ, निश्चित अनुपात है तो यौगिक बनेगा और अनिश्चित अनुपात है तो मिश्रण बनेगा। आकार निश्चित होगा तो ठोस कहलाता है और अकेला पदार्थ होगा तो तत्व होगा। ये इसके मीनिंग हैं सब ऑप्शंस के। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यही गलत है, O2 से निकलता है। डी और सी ऑप्शन जो है ये अपोजिट था एक दूसरे से, एक गलती एक सही था, तो गलती वाले को ढूंढना था, इसलिए ये आंसर हुआ। असत्य पूछ रहा है, ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि सत्य या असत्य क्या पूछ रहा है। सुमेलित कौन नहीं है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज वाले हैं, पेनिसिलिन की खोज इन्होंने ही किया था। एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध, जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग, जॉन्स ई साल्क पोलियो।
तो ए बी में होगा, देखते हैं कोई सही हो गया कि जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया था। बस इसके अलावा 3 ऑप्शन जो है वो सब सही था। ऐसे हमने ये तुक्का आंसर दिया है, हमको पता नहीं था, लेकिन आंसर ये गलती से ही मारे और सही हो गया ये। विरंजक चूर्ण क्या है? तो मिश्रण, अपरूप, यौगिक तत्व। तो ये मिश्रण होना चाहिए, देखते हैं, यौगिक शायद है, यौगिक है ये विरंजक चूर्ण। इसका रेशियो जो है वो निश्चित होगा, इसलिए ये यौगिक है। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें जीन के सिद्धांत मॉर्गन ने किया है क्या? गलती है क्या? मैकलेन टटाक ने किया था। अब देखते हैं, इस सारा जो क्विज हो रहा है ज्ञान गंगा GK/GS पर हो रहा है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान के शाखा, तो डर्मेटोलॉजी हो गया। ज्ञान गंगा GK/GS टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, इसमें ये क्विज चल रहा है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिनको भी इस तरह के क्विज में भाग लेना है वो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर टाइम टू टाइम आप इसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पिनअप किया हुआ रहेगा मैसेज कि कब नेक्स्ट क्विज होने वाला है। हरित गृह कहलाने वाली गैस है, कौन है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस? CO2, O2, CFC, CO, CH4, N2, NH3, CH2, CO, CH4। अब इसमें CD लग सकता है, देखते हैं कौन है। C लगा दिए, लेकिन D था। CFC भी था, गलती हो गया लगाने में, टच करने में गलती हो गया, और आंसर गलत हो गया। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, करनाल, इलाहाबाद और नई दिल्ली। तो ये हो सकता है कि करनाल में हो, गलत हो गया, बेंगलुरु में है। निम्न में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऊतक यानी टिश्यू कौन है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत, आमाशय। सारे अंग है, बस रक्त टिश्यू है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन हो गया। देखिएगा ऑप्शन आप ऊपर में देख लिया, रक्त बी है, लेकिन यहाँ क्रम जो है उल्टा पुल्टा था, तो यहाँ भी पढ़ करके आपको ऑप्शन देना है। बी चूँकि सबसे लास्ट में दिया था, आपको बी में मारना है। ये नहीं कि बी मतलब दूसरा नंबर मार दिया, दूसरा नंबर में यहाँ सी दिया हुआ था। फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? डार्विन, डी ब्रीज, लेमार्क, मेंडल। ऐसे हमने तुक्का मारा, लेमार्क था, गलती हो गया। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33% होना चाहिए। 1/3 वनी जंगली क्षेत्र होना चाहिए, तब पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूँ, आम। घास, मछली, बकरी। बकरी, गाय, हाथी। घास, बकरी, मानव। लास्ट हो सकता है, क्योंकि घास को बकरी खाता है, बकरी के मीट को लोग कुछ मानव खाते हैं, सब तो नहीं खाते हैं।
जैसे कि हम नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग मांसाहारी जो हैं वो खाते हैं। आहार श्रृंखला बन गया। श्रृंखला मतलब चय, एक दूसरे पर आश्रित। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? यूएनओ, ग्रीन पीस, नासा, चिपको। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय है तो यूएनओ होना चाहिए, लेकिन ग्रीन पीस था। संस्था है ग्रीन पीस, ग्रीन से ही नाम है, ग्रीनरी का ख्याल रखता है ये। कौन भूमिगत जल को करते हैं? तो आर्सेनिक। सवाल करते हैं भूमिगत जल को दूषित। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है रेबिट और आवास, मानव गतिविधियाँ, पर्यावरणीय परिस्थितियों, खाद्य प्रवृत्ता। पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होनी चाहिए, मानवीय गतिविधियाँ हैं। हम अपनी गतिविधि को ठीक करके सही संतुलन बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कागज, डीडीटी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम। कागज गल करके पर्यावरण की रक्षा करता है, मिल जाता है वो पर्यावरण में, और सब मिलता नहीं है, वो प्रदूषण करता है। नाभि रज्जु है श्लेष्मल संयोजित ऊतक, रेशेदार ऊतक, प्रौढ़ संयोजी ऊतक, भ्रूणीय संयोजी ऊतक। डी नंबर होगा। भ्रूण को जोड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आ गया सी, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। मतलब ये मैच्योर हो जाता है और ये कनेक्टिव टिश्यू ही है। नाभि रज्जु भ्रूण से अलग होकर के रहता है, ये मैच्योर। माँ से जोड़ने वाला ये नली है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? हथेली पर, तलवा पर, धड़ पर, सिर पर। तो तलवा पर होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं, बी ऑप्शन। पैर से चलते हैं हम लोग और ज़मीन पर बार बार रगड़ होने के कारण तलवा का त्वचा मोटा हो जाता है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? पौधों के लिए, आनुवंशिक के लिए, कीड़ों मकोड़ों के लिए, जीव जंतुओं के लिए। पौधों के लिए है, पौधों के आनुवंशिकी के लिए है। जरा सा गलती हो गया। टिश्यू कल्चर में पौधे के किसी पार्ट से पूरा पौधा विकसित किया जा सकता है। एक टुकड़ा है, उसको डाल करके उसका कल्चर करके फिर उससे नया अंकुरण पैदा किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर का ये लाभ है। डीडीटी होता है इनमें से कोई नहीं। अजीव अवघटनीय प्रदूषक, प्रतिजैविक, जैव अवघटनीय। तो अजीव है और अवघटनीय प्रदूषक है ये। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। हम लोगों के शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है जो ये ख्याल रखता है कि संवेदना जो है, कोई घटना हुआ शरीर में तो वो ब्रेन तक पहुंचाना है। ब्रेन का जो आदेश होगा उसको शरीर पर में पहुंचाना है। तो ये काम, मैसेज पहुंचाने का काम जो है, जो करता है वो न्यूरॉन करता है, तंत्रिका करता है।
कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी ऐसा है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस भी, द्रव भी और गैस के रूप में भी। और ये पदार्थ भी हुआ। हीरा क्या है? तो हीरा भी जो है वो तत्व है, क्योंकि एक कार्बन का अपर रूप है। जैसे ऊपर में क्वेश्चन था ग्रेफाइट, उसी तरह से हीरा। सामाजिक वानिकी है निजी भूमि पर विभिन्न प्रकार के पौधों को एक साथ उगाना। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर एक ही प्रकार का सहकारी समितियों द्वारा वन प्रबंधन, यही होना चाहिए, गलती हो गया। उनकी व्यवस्था करना, सहकारी होना चाहिए। समाज का बात है तो कई लोग मिलकर के काम करना चाहिए। और उस भूमि पर पौधे उगाना और उसकी देखभाल करना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? यानी इंजीनियरिंग वाला संस्थान कहाँ है राष्ट्रीय लेवल का? नागपुर, लखनऊ, दिल्ली, पुणे। तो ये पुणे या नागपुर में है, देखते हैं। नागपुर में हमारे सही हो गया, ऐसे कन्फर्म हम नहीं थे। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? CO, SO2, CO2, NO2। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करती है शायद। अच्छा, CO2 प्रदूषित नहीं करती क्योंकि उसका रेशियो वही है, वो उपयोगी होता है काम। CO2 का उपयोग पेड़ पौधे कर लेते हैं, तो ये प्रदूषण नहीं कहा जाता है। इसके अलावा सभी गैस वो अनवांटेड होते हैं, तो अनवांटेड चीज़ प्रदूषण करता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है लास्ट में, वही फिर ऊर्जा बनता है, फल बनता है। जल तो उसका कच्चा माल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कच्चा माल हो गया, और बनता बीच में ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट फाइनल प्रोडक्ट है ये। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक किरण, सभी विकिरण को। ये अल्ट्रावायलेट रे को करता है सर, इंफ्रा को नहीं करता। अल्ट्रावायलेट रे को ये अवशोषित करता है। सबको अगर ये ऑब्जॉर्व कर लेगा तो फिर धरती पर कुछ आएगा ही नहीं, इसलिए सब हानिकारक नहीं होता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सीरोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधित अध्ययन को। आप ऑन्कोलॉजिस्ट कह सकते हैं कैंसर विशेषज्ञ को। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? केन्या में, ब्राज़ील में, भारत में, अल्जीरिया में। अभी तो पता नहीं है, भारत देते हैं। भारत में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन नहीं है कि चौकस रहे यहाँ पर, यहाँ लोग जागरूक है, यहाँ की अपनी व्यवस्था है। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो
क्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं प्रतिजैविक, पीड़ाहारी, परजैविक, ह्यूमेलिन। ये तो मुश्किल हो गया, ह्यूमेलिन है क्या? परजैविक कहलाता है। अच्छा, मानव जब पर्यावरण का प्रदूषण करता है तो उसको परजैविक कहते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से बाहरी अध्ययन किया जाता है। जान लीजिए, मॉर्फ का मतलब एक्सटर्नल होता है, तो बाहरी अध्ययन जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भूरासायनिक। जैव भू रासायनिक होता है। जीवों के साथ साथ कोई केमिकल भी चला जाए तो उसके भी इसी तरह से चक्रण होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। इसीलिए तो सौर ऊर्जा नाम रखा गया है। अधिपादप यानी एपिफाइटिस जो होते हैं वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है, ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, वर्षा मौसम के अनुसार होती है, तापमान काफ़ी कम होता है। शायद वर्षा पूरा होता है, देखते हैं। तो पेड़ के ऊपर पेड़ हो जाते हैं छोटे छोटे। आप देखेंगे आम वगैरह के पेड़ के ऊपर में जो खोलर होता है या जहाँ पर ब्रांचेज जहाँ से निकला रहता है, तो जो बीच का ऊपर वाला जगह होता है कोना, वहाँ पर रहता है। आर.एच. कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है? बंदर या गोरिल्ला से है। देखें, बंदर ही मार दिया। बंदर से आर.एच. फैक्टर लिया गया है। ब्लड का जब आप टेस्ट कराते हैं तो ए बी ओ 4 ग्रुप होता है, फिर इसका प्लस माइनस आता है। तो वो जो आर.एच. फैक्टर प्लस और माइनस होता है वो बंदर से लिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस रंग में? नीले रंग, हरे रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग। शायद नीले रंग में होता है, गलती हो गया। लाल रंग के प्रकाश में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी उसका रेट ज़्यादा होता है या ज़्यादा स्पीड से होता है, ये कह सकते हैं। पदार्थ की चतुर्वस्था क्या है? गैस, ठोस, तरल, प्लाज्मा। प्लाज्मा है। 3 अवस्था यहाँ पर है। चौथा अवस्था जो है ये प्लाज्मा, ये अंतरिक्ष में पाया जाता है, ऐसा माना गया है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, मैस्थोलॉजी, माइकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। मायोलॉजी शायद कहलाता है, क्योंकि नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित हो गया।
पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल, बायोम। बायोम होना चाहिए, देखते हैं। ये जल मंडल था। जल मंडल में ज़्यादा विशाल उसका फैलाव होता है, जल मंडल बड़ा भी है। पादपालय यानी फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे उत्परिवर्तनों को प्रभावित किया जाता है। पादपों की लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव होता है। आलय है, ये होना चाहिए कि पादपालय जैसे स्कूल है, विद्यालय। विद्यालय में विद्या का अध्ययन कराया जाता है नियंत्रित दिशा में, तो नियंत्रित दिशाओं में पादपाय का क्या जाता होगा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। डीएनए का रचना जो अभी मॉडर्न में मान्यता प्राप्त है, उसका रचना वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? हाथ की कोशिका, पैर की कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो कोशिका है, हड्डी नहीं है, तंत्रिका कोशिका होनी चाहिए। वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है जीवों के श्वसन से, वनों की अग्नि से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, कारखानों के धुएं से। सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से हुआ है सर, नहीं, जीवों के श्वसन से हुआ है। अच्छा, श्वास लेने पर जो है एक्सहेल करते हैं CO2 का, तो वायुमंडल में जमा हुआ है वो, इसलिए कम मात्रा में है। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है? CN2 की घुली हुई मात्रा, DO2 की घुली हुई मात्रा, BO3 ACl3। DO2 की घुली हुई मात्रा। नदियों में CO2 का है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड है, कार्बन। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पैलियोंटोलॉजी शायद जीवाश्म होगा, देखते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन से जांच की जाती है? बायोमेडिकल, ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिक, बायोकेमिकल, ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, बायोमैकेनिक, बायोमेडिकल होना चाहिए, नहीं, बायोमैकेनिक ऑक्सीजन डिमांड है। मधुमक्खियों का पालना एपीकल्चर कहलाता है। फिर सेरीकल्चर मछली का, पिसीकल्चर मछली का हो गया, सेरीकल्चर रेशम कीट का हो गया पालन। अलग अलग नाम दिया गया है सबका, याद रखना चाहिए सब। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? FG हॉपकिंस, विलियम हार्वे, लुई पास्चर, क्रिश्चियन हॉपकिंस, देखते हैं, गलती हो गया, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय का हार्ट ट्रांसप्लांट जो है पहली बार किसने किया था, ये क्वेश्चन है। एक व्यक्ति से हार्ट निकाल करके, दिल निकाल करके दूसरे व्यक्ति में डालना
हार्ट ट्रांसप्लांट कहलाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। देखते हैं क्या आंसर आता है। वायु का कोई निश्चित अनुपात नहीं है, कोई भी गैस इसमें छोड़ सकते हैं हम, वायु ही रहेगा। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओजोन कितना सांद्र होगा कि वो ये बीमारी पैदा करेगा? यदि अब पॉइंट में याद नहीं है हमको, तुक्का ही मारना पड़ेगा। देखते हैं, गलती हो गया। 9 ppm के बाद जो है वो हानि करने लगता है। विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है। वाटर चेस्टनट, यूट्रिक्युलेरिया, जल हाइसिंथ, अमेजनी, जल नलिनी। जल हाइसिंथ हो सकता है, ये जलकुंभी है, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। ये पानी में तुरंत बढ़ जाता है। आप देखेंगे पोखरा तालाब में जलकुंभी बहुत जल्दी विकसित करता है और ऊपर ऊपर छा जाता है और नीचे वाले जीवों को फिर हानि करता है वो। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ। शायद देहरादून में है। देखते हैं, गलती हो गया, लखनऊ में है वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI, लखनऊ में है ये। जंगलों पर रिसर्च करते हैं ये। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, लुएनहॉक, रॉबर्ट हुक, टेरी शले। और रॉबर्ट हुक ने शायद किया था, नहीं, लुएनहॉक ने किया था। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में खोजा था। शुद्ध तत्व कौन सा है? सीमेंट, सोडियम, कांच। सोडियम होना चाहिए क्योंकि ये तत्व है और सब मिश्रण वगैरह है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व, खनिज मिश्रण, खनिज यौगिक। तत्व में एक प्रकार के तत्व परमाणु मिलते हैं और मिश्रण यौगिक ये सब में कई चीज़ मिलकर के बनते हैं, तो एक प्रकार के परमाणु नहीं होंगे उसमें। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? विस्मैन, ओचोवा, लेमार्क, कॉनबर्ग। विस्मैन, कॉनबर्ग ध्यान में नहीं है, कॉनबर्ग डालते हैं। ऐसे तुक्का मारा था, गलती भी हो सकता था, सही हो गया। DNA का जो संश्लेषण हुआ था, इसको बनाया गया था, ये कैसे बनता है, इसके एक्टिविटीज़ को बताया था कॉनबर्ग ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है घास, सागर, वन, बड़ी झीलें। सागर होगा, पानी में ज़्यादा विविधता पाई जाती है। मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? गंधक, N2, CO, CO2।
CO2 होना, CO होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक होता है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक क्या है? हरे शैवाल, लिवरवर्ट, प्लेटहेमेंथस, लाइकेन्स, मॉस, नीम, समुद्र शोक, फर्न। हरे शैवाल देखते हैं, गलती हो गया, लाइकेन्स होता है और मॉस। निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? CO, SO2, H2, NO2। H2 नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन, इससे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल, कलिम्पोंग का लावा जंगल, उड़ीसा, उत्तराखंड। तुक्का ही मार रहे हैं, गलती हो गया। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा, जैव रसायन विज्ञान, साहित्य अर्थशास्त्र। चिकित्सा के लिए मिला था शायद, या जैव रसायन, चिकित्सा के लिए मिला था। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? असम में काजीरंगा, उड़ीसा में नंदनवन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सुंदरवन होना चाहिए, क्योंकि ये नदियों के जो वहाँ बीच में बनते हैं छाड़न पर, उस पर बना हुआ है। ये एक तरह का गिफ्ट है गंगा का। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पाश्चर, मेंडल, डार्विन। डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत, कि एक जीव से विकास होकर के दूसरा जीव एडवांस होते गया। वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी, हेरिडिटरी कहते हैं। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, चेरिबोटिल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम। आर्सेनिक और फ्लोराइड तो पाया ही जाता है, तो 1 और 3 तो कंफर्म हो गया। ये देखते हैं, और भी हो सकता हो। आप हमेशा सुनते होंगे न्यूज़ में कि यहाँ के पानी में आर्सेनिक मिला है, इसके कारण यहाँ के रहने वाले लोगों को ये बीमारी हो रही है। हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है मत्स्य की अस्थि में, पक्षियों की अस्थियों में, स्तनियों के अस्थि में, सरीसृपों, पक्षियों में शायद होता है। यह गलती हो गया, सी स्तनियों की अस्थियों में होता है हैबर्सियन तंत्र।
ये हड्डी के बीच में होता है। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? जल यौगिक है, वायु, सोडियम क्लोराइड और पारा, पारा तत्व। तो वायु न तत्व है न यौगिक है, मिश्रण है ये। जल तो यौगिक ही था, सोडियम क्लोराइड NaCl यौगिक ही है। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी। साइटोलॉजी सेल विज्ञान हो गया, हिस्टोलॉजी होता होगा तो हिस्टोलॉजी हो गया टिश्यू साइंस, द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजी हो गया सेल का साइंस। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या है? तो वो क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते थे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग कलर के भी होते हैं और भी रेड वाला भी होता है, लेकिन यहाँ हरा रंग कह करके ये क्लोरोफिल को ही पूछ रहा था। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू का, मकड़ों का, बरूथी का, मक्खी पालन का। तो ध्यान में नहीं है इसका, फिर भी हम मार देते हैं तुक्का है। मकड़ों का अध्ययन कहलाता है एरेनियोलॉजी। मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? अति चराई द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, वनारोपण, वनस्पति उन्मूलन। तो वनारोपण होना चाहिए। पेड़ लगाएंगे हम, जंगल लगाएंगे तभी वो मृदा का संरक्षण कर सकता है। निम्न में कौन सा एक तत्व है? हीरा, हीरा ही तत्व है और सब कुछ और है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ये हो सकता है ये कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये हुआ कि हमारे आसपास का अलग तापमान हो गया और ग्रीन हाउस गैस जो है वो उसका सांद्रण बढ़ गया। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी से न्यूरॉन का यानी स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, नर्वस सिस्टम का। ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा तेल शोधशाला से निकले वायु से, यमुना में बाढ़ से। तो इससे हुआ होगा कि मथुरा में तेल शोधनशाला जो है उससे जो गंदगी निकल रहा है वो कर रहा है दिक्कत।
मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन है कुछ पुष्पी पादपों का जीवाणुओं के बीच विषाणुओं के बीच। मिर्मेकोफिली ध्यान में तो नहीं है, देखते हैं, गलती हो गया, चींटियों के बीच है ये। मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहला जाता है इक्थियोलॉजी, लेपिडोरोटोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी। इक्थियोलॉजी है, पिसीकल्चर भी है, इक्थियोलॉजी भी है। वो पालन हो गया पिसीकल्चर और इक्थियोलॉजी हो गया मछलियों का अध्ययन। दोनों थोड़ा सा अलग है, स्टडी और उसका पालन करना हो गया। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और उसके वंशागति का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, जियोलॉजी। जेनेटिक्स हो गया ये। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि उनका पुष्पन निम्न ताप से नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा की कलाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। दिन के समय मरुस्थलीय कीट पुष्पों को खा जाते हैं। मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं नहीं, ताप से नियंत्रित होता है ये। गलत हो गया, कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। अच्छा, दिन में कीट उड़ते नहीं हैं गर्मी के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर जो है वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है नहीं। ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, यही काम है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? पारा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबर। रबर हो सकता है, गल जाने वाला चीज़ है। एक 100 क्वेश्चन हो गया है, 100 क्वेश्चन और हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस का संदमन करती है, ऑक्सीजन से सहयोग करती है, हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है, तंत्रिका को निष्क्रिय करती है, तंत्रिका को हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हीमोग्लोबिन संपर्क करती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी करती है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो महासागर स्थिर है, इसमें कुछ नहीं होता है। क्विज हो गया, इस रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में देखें कि हमारा ही टॉपर में रहा है। 68 क्वेश्चन जो है सही हुआ 101 क्वेश्चन में से।